वेलकम एवरीवन। आज से हम CSIR नेट और गेट एस्पिरेंट्स के लिए कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स के थ्योरी लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले इस पेपर के कंप्लीट सिलेबस को जान लेते हैं। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स का सिलेबस फिजिक्स के सभी पेपर्स में सबसे लेंदी सिलेबस है। इसलिए CSIR नेट और गेट के सिलेबस और एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन के बेसिस पर हमने कोर्स को 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है: क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस वाइब्रेशंस एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, एनर्जी बैंड एंड मैग्नेटिज्म और सुपर कंडक्टिविटी। इन 4 पार्ट्स को फर्दर हम इंडिविजुअल टॉपिक्स में सेपरेट करते हुए कंप्लीट कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ एक डाउट यह हो सकता है कि जब नेट में कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स से केवल 3 ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनके लिए इतना और इतने डीप में क्यों पढ़ा जाए। तो इसकी वजह है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक ऐसा पेपर है जिसे ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप किसी भी इंटरव्यू को फेस करें, वहाँ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्वेश्चंस आपको फेस करने ही होंगे। इस कंप्लीट कोर्स के लिए हमने 4 बुक्स का रेफरेंस लिया है: सॉलिड स्टेट फिजिक्स, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स बाय M.A. वहाब, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय R.J. सिंह, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय चार्ल्स किटल और प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस ऑन सॉलिड स्टेट फिजिक्स, रिलेटिविटी एंड मिसक्लेनियस टॉपिक्स बाय Y.K. लिम। इन 4 बुक्स के अलावा हमने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स भी रेफरेंस के तौर पर कंसीडर किए हैं। कुछ स्टूडेंट्स को सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट लगती है। इसकी कई वजहों में से एक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर को सही तरह से विजुलाइज ना कर पाना। इसलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर के सभी लेक्चर्स में हम क्रिस्टल को 3D एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सॉलिड्स में एटम्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग सॉलिड 3 टाइप के होते हैं: क्रिस्टलाइन सॉलिड, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिपीटेशन सॉलिड के पूरे वॉल्यूम में रहता है। जैसे यह एक 1D स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में सभी एटम सेम है और इक्वल डिस्टेंसेस से सेपरेट हो रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के इस रिपीटेशन को पीरियोडिसिटी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में यह पीरियोडिसिटी इन्फिनिट लेंथ तक बनी रहती है, जिस वजह से पूरा सॉलिड एक ही सिंगल क्रिस्टल लगता है। इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को सिंगल क्रिस्टल भी कहते हैं। अगर इसे एक 2D क्रिस्टल से समझें तो इस स्ट्रक्चर में एटम्स का 2 डायमेंशन में अरेंजमेंट दोनों ही डायरेक्शंस में इन्फिनिट लेंथ तक सेम पीरियोडिसिटी का है। वहीं कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें एटॉमिक स्ट्रक्चर की पीरियोडिसिटी तो होती है लेकिन इन्फिनिट लेंथ तक नहीं, बल्कि यह पीरियोडिसिटी छोटे छोटे टुकड़ों में होती है। ऐसे सॉलिड्स को पॉलीक्रिस्टलाइंस कहते हैं। जैसा कि इस स्ट्रक्चर से क्लियर है कि क्रिस्टल में पीरियोडिसिटी तो है, लेकिन एक डिस्टेंस के बाद यह पीरियोडिसिटी ब्रेक हो जाती है। इन टुकड़ों को ग्रेन कहते हैं। हर ग्रेन अपने आप में एक सिंगल क्रिस्टल होता है, लेकिन 2 अलग अलग ग्रेन के बीच किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता। ग्रेन्स के बीच के जंक्शन को ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब ही होता है एक से ज़्यादा क्रिस्टल से मिलकर बना हुआ। वहीं कुछ सॉलिड्स में किसी भी तरह के एटॉमिक स्ट्रक्चर की पीरियोडिसिटी नहीं होती है। ऐसे सॉलिड्स को नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। कोई भी सॉलिड किस टाइप के होंगे यह उनके फॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। जब भी किसी मटेरियल को उसके लिक्विड या मोल्टेड फेज से कूल डाउन किया जाता है तो उसके एटम्स खुद को अरेंज करने लगते हैं। इस अरेंजमेंट में लगने वाला टाइम ही यह डिसाइड करता है कि सॉलिड क्रिस्टलाइन होगा या नॉन क्रिस्टलाइन। अगर किसी मटेरियल को उसके लिक्विड फेज से बहुत ही स्लोली कूल डाउन किया जाए तो एटम्स को एक हाईली ऑर्डर में अरेंज होने के लिए काफ़ी टाइम मिलता है, जिससे वे ठंडे होकर क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। यही वजह है कि बहुत से क्रिस्टल्स को माइंस के जरिए निकाला जाता है। धरती के नीचे हजारों सालों तक रहने की वजह से प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इनके एटम्स एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं, जैसे डायमंड। वहीं अगर मटेरियल को बहुत ही रैपिडली कूल डाउन किया जाए तो एटम्स को अरेंज होने का टाइम नहीं मिल पाता है और वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं। लेकिन अगर कूलिंग की रेट ना तो बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो तो ऐसे में एटम्स अरेंज तो होते हैं, लेकिन उनका यह अरेंजमेंट लोकलाइज्ड होता है। ऐसे में वो ग्रेन्स बना लेते हैं और पूरा सॉलिड पॉलीक्रिस्टलाइन बन जाता है। क्रिस्टल्स के कई प्रॉपर्टीज़ में से एक है उनका वेल डिफाइंड शेप और स्ट्रक्चर। एक सॉलिड में फेसेस, कॉर्नर्स
और एजेस होते हैं, लेकिन इनके नंबर रैंडम नहीं होते, बल्कि ये एक वेल डिफाइंड रिलेशन में होते हैं। जैसे एक क्यूबिक क्रिस्टल में 8 कॉर्नर्स, 12 एजेस और 6 फेसेस होते हैं। क्रिस्टल में इन फेसेस, कॉर्नर्स और एजेस को इस फॉर्मूले से बताया जा सकता है। अगर किसी सॉलिड्स में 6 फेसेस और 8 कॉर्नर्स हो तो उसमें 12 ही एजेस होंगी। अब बात करते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एक इमेजिनरी रेफरेंस सिस्टम है जिसका यूज़ क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में किया जाता है। इसे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करके समझते हैं। जहाँ एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम 3 एक्सिस से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वहीं क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस में नंबर ऑफ एक्सेस फिक्स नहीं होते। इनमें एक्सेस मोर देन 3 भी हो सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने 3 एक्सेस से बना एक क्रिस्टलोग्राफिक सिस्टम ड्रॉ किया है। एक हेक्सागोनल क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए 4 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की ज़रूरत होती है, जबकि बाकी नॉन हेक्सागोनल क्रिस्टल्स को डिफाइन करने के लिए 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस की। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस में एक्सेस के बीच का एंगल फिक्स नहीं होता, बल्कि यह क्रिस्टल पर डिपेंड करता है। जनरली ए एक्सेस के सामने का एंगल अल्फा, बी एक्सेस के सामने का एंगल बीटा और थर्ड एंगल गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक और बात कि जनरली सी एक्सेस को वर्टिकल माना जाता है। नाउ कम टू यूनिट सेल। यूनिट सेल किसी क्रिस्टल सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट होती है। इनके रिपीटेशन से एंटायर क्रिस्टल को फॉर्म किया जा सकता है। एक तरह से इसे क्रिस्टल की स्मॉल रेप्लिका भी कहते हैं। एक यूनिट सेल जिस तरह की होगी उसके रिपीटेशन से क्रिस्टल भी उसी तरह का फॉर्म होगा। एक यूनिट सेल को लैटिस पॉइंट्स के टर्म्स में डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं लैटिस और लैटिस पॉइंट्स की। लैटिस इमेजिनरी पॉइंट्स का सेट होता है जो किसी क्रिस्टल में एटम्स या मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करता है। जैसे यह एक क्यूबिक लैटिस। इस लैटिस के कॉर्नर्स, जिन्हें डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, ये लैटिस पॉइंट्स हैं और यह कंप्लीट स्ट्रक्चर लैटिस है। ये लैटिस पॉइंट्स क्रिस्टल में मौजूद एटम्स या मॉलिक्यूल्स के लोकेशंस को बताते हैं। इन लैटिस पॉइंट्स पर जिन एटम्स और मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया जाता है उन्हें बेसिस या मोटिव कहते हैं। ये बेसिस सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी। अगर सभी बेसिस सेम होंगे तो हमें एक मोनो एटॉमिक क्रिस्टल मिलेगा, लेकिन अगर दो अलग अलग टाइप के होंगे तो डायटॉमिक क्रिस्टल मिलेगा। जब बेसिस को इन लैटिस पॉइंट्स पर अरेंज किया जाता है तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। दैट मीन्स एक क्रिस्टल लैटिस और बेसिस के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, जिसमें एटम्स लैटिस के लैटिस पॉइंट्स पर अरेंज होकर क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। यहाँ एक बात नोट करें कि हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लेक्चर्स में कभी लैटिस पॉइंट्स तो कभी एटम्स वर्ड को काम में लेंगे। ओवरऑल देखें तो दोनों एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एटम्स वहीं अरेंज होंगे जहां लैटिस पॉइंट्स हैं। इसलिए इस बात से कंफ्यूज ना हो कि एटम की जगह लैटिस पॉइंट या लैटिस पॉइंट की जगह एटम क्यों कहा जा रहा है। एटम्स का यह अरेंजमेंट कई तरह से हो सकता है। जैसे 2 डायमेंशन में एक पैरेललोग्राम जिसके वर्टिसेस लैटिस पॉइंट्स हो एक 2 डायमेंशनल यूनिट सेल बनाते हैं। यह किसी भी शेप का हो सकता है। इसी तरह 3 डायमेंशन में एक पैरेललोपाइड जिसके वर्टिसेस लैटिस पॉइंट्स हो 3D यूनिट सेल बनाते हैं। इस तरह से इन्फिनिट नंबर ऑफ यूनिट सेल ड्रॉ किए जा सकते हैं। लेकिन यूनिट सेल ड्रॉ करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि यूनिट सेल क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट रेप्लिका हो। अगर क्रिस्टल मोनोएटॉमिक है तो लैटिस में सभी एटम सेम होंगे, लेकिन अगर क्रिस्टल डायटॉमिक है तो एटम्स दो अलग अलग तरह के होंगे। ऐसे में दोनों एटम्स को डिफाइन करने के लिए बेसिस वेक्टर काम में लिए जाते हैं, जो दोनों एटम्स की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशन को बताते हैं। जैसे यह एक डायटॉमिक 1D लैटिस है जिसमें दो सेम एटम्स एक दूसरे से ए डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। अगर एक टाइप के एटम को ओरिजिन पर माने तो दूसरे टाइप के एटम की लोकेशन a/2 i कैप होगी। यह दोनों वेक्टर्स इस लैटिस के बेसिस वेक्टर्स कहलाते हैं। इसे एक और एग्जाम्पल से समझें
तो यह भी एक डाईएटॉमिक 2D लैटिस है जिसमें सेम एटम्स के बीच का सेपरेशन a और दो कंसेक्यूटिव एटम्स के बीच का सेपरेशन a/2 है। इस लैटिस के बेसिस वेक्टर्स की बात करें तो अगर एटम p को ओरिजिन पर माने तो इसका बेसिस वेक्टर 0 और दूसरे एटम का बेसिस वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में a/2 i कैप होगा। लेकिन सभी यूनिट सेल एक जैसे नहीं होते। कुछ यूनिट सेल प्रिमिटिव होते हैं तो कुछ नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिनमें केवल एक ही लैटिस पॉइंट हो, जबकि नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में कितने भी नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स हो सकते हैं। इसे समझने के लिए पहले किसी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स के कंट्रीब्यूशन को समझते हैं। एक 1D यूनिट सेल में दोनों एंड्स पर एक एक एटम होते हैं। इन दोनों ही एटम्स का केवल हाफ पार्ट ही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि बाकी का हाफ पार्ट दूसरे यूनिट सेल में होगा। इसी तरह 2 डायमेंशनल यूनिट सेल में एटम्स अगर सेल के कॉर्नर्स पर हैं तो यह एटम 4 अलग अलग यूनिट सेल से घिरे होंगे। मीन्स एक सेल में एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन 1/4 ही होगा। अगर किसी 3D यूनिट सेल में एटम सेल के फेसेस पर मौजूद हो तो यह एटम 2 यूनिट सेल से घिरा रहता है। एटम का केवल हाफ पार्ट ही सेल के अंदर है, बाकी का हाफ पार्ट सेल के बाहर होता है। अगर किसी यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट सेल के एजेस पर है तो वह लैटिस पॉइंट टोटल 4 अलग अलग यूनिट सेल से घिरा होगा और किसी एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन 1/4 ही होगा। इसी तरह किसी 3D यूनिट सेल के कॉर्नर पर मौजूद लैटिस पॉइंट टोटल 8 अलग अलग यूनिट सेल से घिरे रहता है। ऐसे में किसी एक यूनिट सेल में कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन केवल 1/8 पार्ट ही होगा, बाकी का 7/8 पार्ट यूनिट सेल के बाहर होगा। बात करें किसी प्रिमिटिव सेल की तो ऐसे यूनिट सेल में सभी लैटिस पॉइंट्स सेल के कॉर्नर पर होते हैं और इन सब का यूनिट सेल में टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होता है। जैसे एक सिंपल क्यूबिक सेल, इस सेल में 8 एटम्स यूनिट सेल के 8 कॉर्नर्स पर हैं। सभी एटम्स का केवल 1/8 पार्ट ही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे में 8 एटम्स का यूनिट सेल में टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होगा। ऐसे यूनिट सेल प्रिमिटिव सेल कहलाते हैं। वहीं कुछ यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर के अलावा फेसेस पर, एजेस पर और सेंटर पर भी होते हैं, जिनकी वजह से एटम्स का यूनिट सेल में टोटल कंट्रीब्यूशन 1 से ज़्यादा हो जाता है। ऐसे यूनिट सेल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाते हैं। जैसे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम सेल के सभी 8 कॉर्नर्स पर और एक एटम सेल के सेंटर में होता है। इस सेल में एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 2 है। इसी तरह फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 8 एटम सेल के 8 कॉर्नर्स पर और 6 एटम सेल के सभी 6 फेसेस पर मौजूद हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 4 होता है। ये दोनों ही सेल नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं। यहाँ ध्यान रखें कि ये सभी लैटिस पॉइंट्स सेम होने चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये 2 लैटिस दिए गए हैं। फर्स्ट लैटिस एक मोनोएटॉमिक लैटिस है जिसमें एक प्रिमिटिव सेल ड्रॉ किया गया है, जबकि सेकेंड लैटिस एक डायएटॉमिक लैटिस है। इसमें भी एक प्रिमिटिव सेल ड्रॉ किया गया है। ध्यान से देखें तो फर्स्ट लैटिस में एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 है, जबकि सेकेंड लैटिस में 2 तरह के एटम हैं और दोनों एटम अलग अलग हैं। प्रिमिटिव सेल में एटम का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होने का मतलब है एक ही टाइप के एटम्स का टोटल कंट्रीब्यूशन, ना कि अलग अलग टाइप के एटम्स का। यूनिट सेल और प्रिमिटिव सेल में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। इन शॉर्ट कहें तो यूनिट सेल किसी क्रिस्टल की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसके रिपीटेशन से क्रिस्टल फॉर्म होता है। लेकिन यह क्रिस्टल मिनिमम वॉल्यूम का सेल हो भी सकता है और नहीं भी। यह डिपेंड करता है कि यूनिट सेल प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव। अगर यूनिट सेल प्रिमिटिव है तो यह प्रिमिटिव यूनिट सेल मिनिमम वॉल्यूम का यूनिट सेल होगा। लेकिन नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल मिनिमम वॉल्यूम के यूनिट सेल नहीं होते। एक प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम इस रिलेशन से दिया जाता है, जहां A, B और C प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स हैं। प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स बेसिस वेक्टर से अलग होते हैं। जहां बेसिस वेक्टर्स लैटिस में बेसिस के लोकेशंस को बताते हैं,
वहीं प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स उस लैटिस के प्रिमिटिव सेल को डिफाइन करता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि किसी लैटिस का प्रिमिटिव सेल यूनिक नहीं होता, बल्कि यह हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। एक प्रिमिटिव सेल को चूज करते समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे लैटिस में लैटिस पॉइंट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 होना चाहिए। यह एक मिनिमम वॉल्यूम का सेल होना चाहिए। प्रिमिटिव सेल्स को साइड बाय साइड अरेंज करने पर ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही उनके बीच वैकेंट स्पेस रहना चाहिए। मीन्स प्रिमिटिव सेल का रिपीटेशन पूरे क्रिस्टल को फॉर्म कर देना चाहिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यह लैटिस पॉइंट्स का 2 डायमेंशनल एरे है, जिसमें हमें प्रिमिटिव सेल ड्रॉ करना है। जैसा कि हमने कहा कि प्रिमिटिव सेल यूनिक नहीं होते, बल्कि ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। तो इस 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस में हम अलग अलग तरह के प्रिमिटिव सेल ड्रॉ कर सकते हैं। इन सभी सेल में लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पर हैं। कॉर्नर लैटिस पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, तो 4 लैटिस पॉइंट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 है। सभी प्रिमिटिव सेल का एरिया भी सेम है। इनमें से किसी भी सेल को साइड बाय साइड ड्रॉ करें तो इनमें ना कोई ओवरलैपिंग हो रही है और ना ही इनके बीच कोई वैकेंट स्पेस है, इसलिए तीनों ही इस लैटिस के प्रिमिटिव सेल कहलाएंगे। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। यह भी एक 2 डायमेंशनल लैटिस पॉइंट्स का एरे है, लेकिन इस बार इनका अरेंजमेंट स्क्वायर पैटर्न में नहीं है। सबसे पहले इस लैटिस में कुछ प्रिमिटिव सेल ड्रॉ करते हैं, जैसे ब्लू स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ग्रीन स्क्वायर और ट्रायंगल। हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा सेल इस लैटिस का प्रिमिटिव सेल हो सकता है। ग्रीन स्क्वायर में नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स मोर देन 1 है, क्योंकि इसमें लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर के अलावा सेंटर पर भी है, तो लैटिस पॉइंट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 2 होगा, इसलिए यह प्रिमिटिव सेल नहीं कहलाएगा। ब्लू स्क्वायर और पैरेललोग्राम को कंपेयर करें तो दोनों के एरिया में डिफरेंस है। पैरेललोग्राम का एरिया स्क्वायर से ज़्यादा है, एंड एज वी नो कि प्रिमिटिव सेल का एरिया या वॉल्यूम मिनिमम होना चाहिए, इसीलिए पैरेललोग्राम प्रिमिटिव सेल नहीं हो सकता। अब बचा ट्रायंगल। आपको क्या लगता है, यह प्रिमिटिव सेल होगा? इसमें लैटिस पॉइंट्स भी कॉर्नर पर हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन भी 1 है, इसका एरिया भी ब्लू स्क्वायर से कम है। लेकिन एक दिक्कत है, अगर हम इस ट्रायंगल को साइड बाय साइड अरेंज करें तो इनके बीच वैकेंट स्पेस रह रहा है, इसलिए यह एक प्रिमिटिव सेल नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लेते हैं। यह एक 2 डायमेंशनल डायटोमिक लैटिस है। इसमें एक सेल पहले से ड्रॉ किया गया है। हमें बताना है कि यह प्रिमिटिव सेल होगा या नहीं। आपको क्या लगता है? सेल के सभी लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पर हैं, एरिया भी मिनिमम ही है, लेकिन प्रॉब्लम इसके रिपीटेशन और नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स में है। ध्यान से देखें तो इस सेल का टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑरेंज लैटिस पॉइंट का है, तो नेक्स्ट सेल का भी टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑरेंज लैटिस पॉइंट पर ही होना चाहिए। इस तरह रिपीटेशन से सभी सेल के बीच स्पेस रह रहा है। साथ ही जैसा कि हमने पहले कहा कि प्रिमिटिव सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1 होने का मतलब है कि सेम टाइप के एटम्स का कंट्रीब्यूशन, ना कि अलग अलग टाइप के। चूँकि यह एक डायटोमिक लैटिस है, तो इस सेल में दोनों ही एटम्स का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन हाफ हाफ ही है, इसलिए यह सेल प्रिमिटिव सेल नहीं हो सकती। अब बात करते हैं प्रिमिटिव सेल के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की। प्रिमिटिव सेल की तरह ही इसके ट्रांसलेशनल वेक्टर्स भी यूनिक नहीं होते। जैसे यह 2 डायमेंशनल लैटिस, इस लैटिस में बताए गए दोनों ही सेल प्रिमिटिव हैं। फर्स्ट ग्रे सेल का प्रिमिटिव वेक्टर्स लिखें तो A1 वेक्टर B i कैप और A2 वेक्टर C j कैप होगा। लेकिन अगर ब्लू पैरेललोग्राम के लिए प्रिमिटिव वेक्टर्स लिखें तो A1 वेक्टर A i कैप और A2 वेक्टर B i कैप प्लस C j कैप होगा। एरिया की बात करें तो प्रिमिटिव सेल का एरिया इस रिलेशन से दिया जाता है। दोनों ही प्रिमिटिव सेल का एरिया हमें सेम ही मिल रहा है, तो कंक्लूजन यह है कि किसी भी लैटिस का प्रिमिटिव सेल और प्रिमिटिव वेक्टर्स यूनिक नहीं होते। यह हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। अगर लैटिस 1 डायमेंशनल हो तो उसकी लेंथ वेक्टर का मोड होगा,
अगर लैटिस 2 डायमेंशनल है तो एरिया दोनों वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मोड होगा, लेकिन अगर लैटिस 3 डायमेंशनल है तो इसका वॉल्यूम इस रिलेशन से दिया जाता है। इस तरह हमने जाना कि यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो क्या किसी नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को प्रिमिटिव नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। इस मेथड को विजनर सेड्स मेथड कहते हैं। विजनर सेड्स एक ऐसा मेथड है जिससे किसी लैटिस पॉइंट के चारों ओर ऐसा रीजन ड्रॉ किया जाता है जिसके सभी पॉइंट्स दूसरे लैटिस पॉइंट्स के कंपैरिजन में उस लैटिस पॉइंट के नज़दीक हो। इस तरह बनने वाले रीजन को विजनर सेड सेल कहते हैं। यह एक स्पेशल टाइप का प्रिमिटिव सेल है। विजनर सेड्स मेथड को समझने के लिए एक 2 डायमेंशनल लैटिस लेते हैं। हमें इस लैटिस के लैटिस पॉइंट P के चारों ओर विजनर सेड सेल बनाना है। इसके लिए पहले लैटिस पॉइंट P से इसके पड़ोसी लैटिस पॉइंट को कनेक्ट कर लेते हैं। अब इस लाइन को बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस बाइसेक्ट करने वाली लाइन के राइट साइड की ओर के सभी पॉइंट्स लैटिस पॉइंट Q के कंपैरिजन में लैटिस पॉइंट P के नज़दीक हैं। इसी तरह सभी लाइंस को बाइसेक्ट करें तो हमें एक क्लोज रीजन मिलता है। एज यू कैन सी, इस क्लोज रीजन के सभी पॉइंट्स लैटिस पॉइंट P के नज़दीक हैं। इस रीजन को विजनर सेड सेल कहते हैं। एक और बात कि इस सेल में टोटल नंबर ऑफ बेसिस पॉइंट सिर्फ एक ही है जो कि सेल के सेंटर पर मौजूद है। दैट मीन्स यह एक प्रिमिटिव सेल भी है। इस तरह किसी भी नॉन प्रिमिटिव सेल को प्रिमिटिव सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यह एक 2 डायमेंशनल लैटिस पॉइंट्स का एरे है। हमें लैटिस पॉइंट P के चारों ओर विजनर सेड सेल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले इसे इसके नज़दीकी पड़ोसी लैटिस पॉइंट से कनेक्ट कर लेते हैं। नाउ इन लाइंस को बाइसेक्ट करें तो हमें एक क्लोज रीजन मिलेगा जो इस लैटिस पॉइंट का विजनर सेड सेल कहलाता है। एक 2D लैटिस में विजनर सेड सेल ड्रॉ करने के लिए लैटिस पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइंस को एक लाइन से बाइसेक्ट करते हैं। वहीं एक 3D लैटिस में विजनर सेड सेल ड्रॉ करने के लिए इसे एक प्लेन से बाइसेक्ट करते हैं। क्योंकि 2D में विजनर सेड सेल एक एरिया है जबकि 3D में एक वॉल्यूम। विजनर सेड सेल एक स्पेशल टाइप का प्रिमिटिव सेल है और यह एक यूनिक सेल भी होता है। एक 1D लैटिस के विजनर सेड सेल की लेंथ, 2D विजनर सेड सेल का एरिया और 3D विजनर सेड सेल का वॉल्यूम इस रिलेशन से दिया जाता है। यह एक 2D लैटिस है जिसके एटम्स के बीच की हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग b और वर्टिकल स्पेसिंग c है। इस लैटिस में एक विजनर सेड सेल ड्रॉ करते हैं। लैटिस के प्रिमिटिव ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की बात करें तो यह हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं। अगर प्रिमिटिव वेक्टर्स को इस तरह कंसीडर करें तो a1 वेक्टर b i कैप और a2 वेक्टर b/2 i कैप प्लस c/2 j कैप होगा। इन वेक्टर से विजनर सेड सेल का एरिया b²/2 आता है। आगे के लेक्चर्स में हम जैसे जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे वैसे वैसे ज़रूरत पड़ने पर विजनर सेड सेल भी ड्रॉ करेंगे। गेट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर द गिवन यूनिट सेल ऑफ अ 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस विच ऑप्शन लिस्टेड ऑल द प्रिमिटिव सेल्स। क्वेश्चन में 2 डायमेंशनल लैटिस के लिए 5 सेल ड्रॉ किए गए हैं। हमें बताना है कि कौन से सेल प्रिमिटिव सेल है। सेल नंबर 5 को छोड़ के सभी यूनिट सेल प्रिमिटिव है। सेल 5 प्रिमिटिव सेल नहीं है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स मोर देन 1 है। बाकी के चारों सेल्स को आप हमारे बताए गए कंडीशन से वेरीफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? किसी भी यूनिट सेल में पर यूनिट नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए एक क्यूबिक लैटिस कंसीडर कर लेते हैं जिसका लैटिस कांस्टेंट a है। मान लेते हैं कि पर यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स यानी लैटिस पॉइंट्स n है, क्रिस्टल की डेंसिटी ρ है और क्रिस्टल का एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट कैपिटल M है। नाउ एवोगाद्रो नंबर से हम जानते हैं
कि एक एटम का मास उसके मोलर मास और एवोगाद्रो नंबर का रेशो होता है। तो n एटम्स का टोटल मास यह होगा। नाउ चूंकि क्रिस्टल की डेंसिटी सिंपली यूनिट सेल के मास पर यूनिट सेल का वॉल्यूम होता है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर सेल की डेंसिटी इस रिलेशन से दी जा सकती है। इसे रीअरेंज करें तो इसी रिलेशन से नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और लैटिस कांस्टेंट ऑफ यूनिट सेल भी फाइंड आउट किया जा सकता है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल फॉर एन FCC lattice of copper crystal. It is given that A equals to 3.6 angstrom, weight of copper is 63.6, density of copper is 8960 kilogram per meter cube, and the Avogadro number is 6.023 into 10 to the power 26. क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का रिलेशन काम में लें और गिवन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 3.959 मिलता है। चूँकि किसी सेल में नंबर ऑफ एटम्स होल नंबर में हो सकते हैं, इसलिए इसे 4 के इक्वल किया जा सकता है। गेट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, The atomic mass and mass density of sodium are 23 and 0.968 gram per centimeter cube respectively. The number's density of valence electrons is. क्वेश्चन में नंबर डेंसिटी यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछा गया है। नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल रिलेशन को काम में लेते हुए इसे रीअरेंज कर लें तो हमें नंबर डेंसिटी का रिलेशन मिल जाता है। गिवन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करने पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की नंबर डेंसिटी 2.54 इंटू 10 टू द पावर 23 मिलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर शॉर्ट नोट्स। किसी क्रिस्टल के फेसेस, एजेस और कॉर्नर्स के बीच का रिलेशन F + C = E + 2 से दिया जाता है। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस एक इमेजिनरी रेफरेंस सिस्टम है जो किसी लैटिस के ओरिएंटेशन को बताता है। इसके एक्सेस और एंगल फिक्स नहीं होते। हेक्सागोनल लैटिस के लिए 4 एक्सेस जबकि नॉन हेक्सागोनल लैटिस के लिए 3 एक्सेस काम में लिए जाते हैं। लैटिस और बेसिस के कॉम्बिनेशन को यूनिट सेल कहते हैं। एक यूनिट सेल किसी भी शेप का हो सकता है। यह किसी क्रिस्टल की फंडामेंटल यूनिट होती है। प्रिमिटिव सेल एक मिनिमम वॉल्यूम का ऐसा यूनिट सेल होता है जिसमें लैटिस पॉइंट्स का टोटल कंट्रीब्यूशन 1 हो और जिनके रिपीटेशन से बिना ओवरलैपिंग किए पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म किया जा सके। प्रिमिटिव सेल यूनिक नहीं होते, बल्कि ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करते हैं। एक प्रिमिटिव सेल की लेंथ, एरिया और वॉल्यूम इस रिलेशन से दिया जाता है, जहां A1, A2 और A3 प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं। प्रिमिटिव सेल की तरह ही इसके वेक्टर्स भी यूनिक नहीं होते। विजनर-सेट सेल एक स्पेशल टाइप का प्रिमिटिव सेल है जो किसी लैटिस पॉइंट्स के चारों ओर एक ऐसा रीजन बनाता है जिसके सभी पॉइंट्स उसी लैटिस पॉइंट के नज़दीक हो। किसी लैटिस की डेंसिटी, नंबर ऑफ एटम्स और लैटिस कांस्टेंट इस रिलेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है।